हेलो एवरीवन। सो आज हम सिंकिंग फंड का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर चैप्टर के अंदर। सिंकिंग फंड या जिसको हम डिबेंचर रिडम्पशन फंड भी बोलते हैं, इसे स्टार्ट करने से पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या किया था। सो लास्ट लेक्चर में हमने लमसम पेमेंट देखा था कि डिबेंचर्स को रिडीम करने के जितने भी मेथड्स होते हैं आपके, उनमें से जो फर्स्ट मेथड है आपका लमसम पेमेंट जब आप करते हो, ओके तो उसके अंदर डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व बनाते हैं हम, और उस डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में 25% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ जो टोटल डिबेंचर्स होता है हमारा उसका ट्रांसफ़र करते हैं। साथ ही साथ हम 15% जितने डिबेंचर्स आपको एक्चुअल में रिडीम करने हैं उसका 15% आप इन्वेस्ट करते हो। देन आप उस इन्वेस्टमेंट को सेल करते हो और डिबेंचर्स को रिडीम कर लेते हो। सो ये चीज़ हमने देखी थी। आज हम इसे एक स्टेप आगे जा रहे हैं। हम कर रहे हैं सिंकिंग फंड या डिबेंचर रिडम्पशन फंड जिसे हम बोलते हैं, उसे क्रिएट करना डिबेंचर्स को रिडीम करने के लिए। सो लास्ट जो इससे पहले वाला मेथड था उसने डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व बनाया था। ऑलराइट, अब हम बात कर रहे हैं डिबेंचर रिडम्पशन फंड की, या जिसे हम सिंकिंग फंड भी बोल देते हैं। सो सिंकिंग फंड या डिबेंचर रिडम्पशन फंड जो है वो रिजर्व से किस मायने में अलग है? दोनों में डिफरेंस ये है कि हम फंड जो वर्ड है इसका यूज़ हम तब करते हैं जब हम जो भी पैसा है हमारा, ठीक है, रिजर्व के अंदर जो हमने पैसा इकट्ठा करके रखा हुआ है इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए, उसे हम बाहर इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, तो हम रिजर्व की जगह फंड वर्ड का यूज़ कर लेते हैं। बाकी आपको वही चीज़ करनी है, सरप्लस अकाउंट से अमाउंट आपको के अंदर ट्रांसफ़र करनी है और उस का यूज़ कर उसे हमें बाहर इन्वेस्ट करना है। देन उस इन्वेस्टमेंट से जो भी हमें इंटरेस्ट प्लस उस इन्वेस्टमेंट को सेल करके जो भी पैसा हमारे पास आता है, जो उस अमाउंट के बराबर होगा जो आपने रिडीम करनी है, रिडीम करते वक्त आपने जो पे करनी है, बस उसे हमें फिर रिडीम करना है। तो बेसिकली रिजर्व फंड में यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस इतना है कि रिजर्व के अंदर हम बाहर इन्वेस्ट नहीं कर रहे उस पैसे को, लेकिन फंड में फंड वर्ड का ही इस्तेमाल हम तब करते हैं जब जो भी पैसा हमने इकट्ठा किया है सरप्लस अकाउंट से, जो हमने ट्रांसफ़र किया है रिडम्पशन के लिए, उसे हम अपनी फर्म से बाहर कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं और उस इन्वेस्टमेंट को सेल करके लास्ट में जिस भी ईयर में हमें डिबेंचर्स को रिडीम करना है तब उस पैसे का इस्तेमाल हम डिबेंचर्स को रिडीम करने के लिए करेंगे। सो ये मेन डिफरेंस है रिजर्व और फंड के अंदर। बाकी दोनों सेम पर्पस ही सोल्व करते हैं। डिबेंचर्स को रिडीम करने के लिए जो हमें अमाउंट की रिक्वायरमेंट होती है वो हम इस पर्टिकुलर फंड के अंदर या रिजर्व के अंदर हम ट्रांसफ़र करते हैं ताकि इस अमाउंट का हम यूज़ कर सकें रिडम्पशन के लिए। और एक बार आपने रिडम्पशन कर लिया, अगर उसके बाद कोई पैसा बचता है तो हम उसे जनरल रिजर्व में या कैपिटल रिजर्व में, जो कि हम आगे देखेंगे कि कैपिटल रिजर्व का क्या चक्कर है, उसमें हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है, सो रिडम्पशन के लिए डिबेंचर्स के रिडम्पशन के लिए जो भी आपको मतलब एक तरह से आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट की रिक्वायरमेंट होती है। जब आप डिबेंचर्स को रिडीम करते हो तो काफ़ी लार्ज जो है आपको अमाउंट की रिक्वायरमेंट होती है इस चीज़ के लिए, और कंपनी के पास हो सकता है इतनी बड़ी अमाउंट अरेंज करना उनके लिए पॉसिबल ना हो जब डिबेंचर्स ड्यू हो जाएं। ओके, सो अगर आपके डिबेंचर्स मान लीजिए कल की डेट में ड्यू हो रहे हैं, तो हो सकता है कंपनी के पास इतनी बड़ी अमाउंट को अरेंज वो ना कर पाए एकदम से। ठीक है, तो कंपनी उसके लिए क्या कर सकती है, थोड़ा थोड़ा पैसा अपने सरप्लस अकाउंट से एक पर्टिकुलर फंड के अंदर ट्रांसफ़र करती है, जिसे हम सिंकिंग फंड बोल रहे हैं यहाँ पे, आप इसको डिबेंचर रिडम्पशन फंड भी बोल सकते हो। फंड के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं, फिर इस पैसे को हम बाहर कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं। जब हम बाहर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उससे हमें इंटरेस्ट रिसीव होता है, तो उस इंटरेस्ट को प्लस हर साल सरप्लस अकाउंट में से एक पर्टिकुलर अमाउंट हम दोबारा से इन्वेस्ट कर देते हैं। फिर उस दोबारा से जो हमने इन्वेस्ट किया है उस पर हमें फिर इंटरेस्ट मिलता है, फिर हम इंटरेस्ट को उस पर्टिकुलर ईयर में उस सरप्लस अकाउंट में से अकाउंट को फिर से इन्वेस्ट कर देते हैं, फिर हमें फिर से इंटरेस्ट मिलता है। लास्ट में जाके जो टोटल हमारी इन्वेस्टमेंट है उस इन्वेस्टमेंट को हम सेल करते हैं, उस सेल से हमें पैसा मिलता है, उस पैसे का इस्तेमाल हम अपने डिबेंचर्स को रिडीम करने के लिए करते हैं। ठीक है, और वो जो अमाउंट होती है जो हमें सेल करके मिलती है, हम उतनी अमाउंट इकट्ठी कर लेते हैं या इन्वेस्ट कर लेते हैं जितनी हमें टोटल डिबेंचर्स को रिडीम करने के लिए चाहिए। क्योंकि जब हम ये चीज़ निकालते हैं कि कितना पैसा सरप्लस अकाउंट में से
डिबेंचर रिडम्पशन फंड में या सिंकिंग फंड में जाना चाहिए, तो हम इस चीज़ को कैलकुलेट करके ही निकालते हैं कि हमें कितनी जो है हर साल इंस्टॉलमेंट डालनी पड़ेगी, इन्वेस्ट करनी पड़ेगी कि हमें लास्ट में टोटल उतनी अमाउंट मिल जाए जितनी हमें अपने डिबेंचर्स को रिडीम करने के लिए रिक्वायर होती है। तो ये चीज़ हम कैलकुलेट करते हैं कि एन्यूटी टेबल की मदद से हम इसको कैलकुलेट करते हैं, जो हम आगे देखेंगे किस तरीके से हमें कैलकुलेट करना है। देन सरप्लस अकाउंट से ही आप इसके अंदर पैसा ट्रांसफर करते हो और बाद में जो पैसा आप मान लीजिए आपके पास बच जाता है डिबेंचर्स को रिडीम करके, अगर कोई अमाउंट आपके पास बचती है तो हम उसे जनरल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। ओके, सो नाउ सिंकिंग फंड, ए पार्ट ऑफ प्रॉफिट इज सेट असाइड एवरी ईयर। ऑब्वियसली बात है, प्रॉफिट में से कुछ पार्ट आप अलग रख देते हो, एक अलग से रिजर्व में फंड में आप डाल देते हो, जो पर्टिकुलर बना ही किसके लिए होता है, डिबेंचर्स को रिडीम करने के लिए। और फंड और रिजर्व में जो आपका रिलेशन या जो डिफरेंस है वो यही है कि रिजर्व को जब आप बाहर की सिक्योरिटीज में, अपने बिजनेस में ना रख के बाहर सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर देते तो हम उसे फंड बोलना स्टार्ट कर देते हैं। नाउ सिंकिंग फंड जब आप बनाते हो डिबेंचर्स को रिडीम, ओके, सो सिंकिंग फंड एक पर्टिकुलर फंड है, ठीक है, एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए आप बनाते हो। वो पर्पस दो टाइप का हो सकता है। फर्स्ट, या तो आप कोई एसेट रिप्लेस कर रहे हो, सेकंड, या आप कोई लाइबिलिटी को रीपे कर रहे हो। डिबेंचर्स को जो हम रिडीम करते हैं, डिबेंचर्स को जब हम रिडीम करते हैं वो आपकी एक लाइबिलिटी होती है। तो डिबेंचर्स आपकी लाइबिलिटी है क्योंकि आपने किसी से पैसा ले रखा है, आपको उसे रीपे करना है, वापस लौटाना है। तो सिंकिंग फंड जब आप लाइबिलिटी को रीपे करने के लिए बनाते हो तो वो डिबेंचर्स को रिडीम करने के लिए, इस चीज को हम डिबेंचर रिडम्पशन फंड भी बोलते हैं सिंकिंग फंड के अलावा। लेकिन एक और पर्पज होता है सिंकिंग फंड का। सिंकिंग फंड को आप किसी एसेट को रिप्लेस करने के लिए भी बना सकते हो, ठीक है। इस केस में आप डिबेंचर रिडम्पशन फंड नहीं बोल सकते ऑब्वियसली, पर सिंकिंग फंड ही बोला जाएगा। लेकिन आप एक एसेट को रिप्लेस करने के लिए बेसिकली उसका इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है। ओके, सो डिफरेंस क्या है दोनों में, जब आप सिंकिंग फंड बना रहे हो एसेट्स को रिप्लेस करने के लिए या फिर आप सिंकिंग फंड बना रहे हो लाइबिलिटी को रीपे करने के लिए। सो फर्स्ट जो डिफरेंस है आपका, क्या ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है या ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है कोई भी अगर आपके प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज होता है उससे आपके प्रॉफिट की अमाउंट कम हो जाती है। लेकिन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है आपने जब प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया उसके बाद उस प्रॉफिट को अलग अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो। सो आपके प्रॉफिट की अमाउंट कम नहीं होती, बस आप उसे अलग अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूट करते हो। फॉर एग्जांपल, हमने नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया अपना, ऑलराइट। अब नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए जिन जिन अमाउंट्स को हमने यहाँ पे अपने ग्रोस प्रॉफिट में से हम माइनस करते जाते हैं, ठीक है। अपने स्टार्टिंग से अगर हम देखें तो रेवेन्यू में से सभी एक्सपेंसेस को, हम हर टाइप के एक्सपेंस को माइनस कर देते हैं। ये जो आप माइनस करते जाते हो इससे आपके नेट प्रॉफिट पे फर्क पड़ता है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे कोई अमाउंट माइनस कर रहे हो रेवेन्यू में से, उससे नेट प्रॉफिट आपका कम हो जाता है, ठीक है। तो ये जो फाइनल अमाउंट फॉर एग्जांपल 10,000 आ गई, ये नेट प्रॉफिट है आपका। नेट प्रॉफिट एक बार आपने कैलकुलेट कर लिया, उसके बाद इस प्रॉफिट को आप अलग अलग जगह पे जब डिस्ट्रीब्यूट करते हो, आपने कुछ रिजर्व्स में डाल दिया, आपने कुछ डिविडेंड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, या आपने कुछ और फंड में डाल दिया, ठीक है। तो वहां क्या होता है, आपका नेट प्रॉफिट 10,000 ही रहेगा, बस आपने उसे अलग अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। यहाँ 5,000 डाल दिए, यहाँ 3,000 डाल दिए, यहाँ 2,000 डाल दिए, पर टोटल नेट प्रॉफिट आपका 10,000 ही था। इसको हम कहते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, अगर मैं यहाँ पे एक और चीज माइनस कर देती हूँ, मान लीजिए 1,000 की कुछ भी डेप्रिसिएशन लगा लेते हैं कोई, ओके, तो उससे क्या हो गया, ये नेट प्रॉफिट हो गया 9,000। तो नेट प्रॉफिट की अमाउंट ही अपने आप में रिड्यूस हो गई। इसे हम कहते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो एक एग्जांपल था कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में क्या डिफरेंस होता है। नाउ अब आ जाते हैं हम सिंकिंग फंड की तरफ। सो जो एनुअल इंस्टॉलमेंट होती है, जो आप एसेट को रिप्लेस करने के लिए जो सिंकिंग फंड के अंदर पैसा आपका जमा करते हो, वो एक तरह से डेप्रिसिएशन ऑन एसेट होती है। सो बेसिकली आपने एसेट खरीदी है, आप उस एसेट का इस्तेमाल करते हो हर साल, तो उस यूज से या टीयर एंड वियर और सब चीज़ों से एसेट की वैल्यू में कमी आती जाती है, जैसे हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं ना। एसेट क्योंकि अब वो एक टाइम पे जाके, मान लीजिए 10 साल की अगर उसकी यूजफुल लाइफ है, तो 10 साल बाद वो एसेट आपको बदलनी पड़ेगी किसी और एसेट से, नई एसेट उसकी जगह लेके, मशीन है मान लीजिए तो नई लानी पड़ेगी, क्योंकि अब वो आपके लिए यूजफुल नहीं रहेगी। तो हर साल कुछ कुछ अमाउंट आप एक अलग अकाउंट में डालते जाते हो, ताकि 10 साल बाद जब ये वाली एसेट, ओरिजिनल जो एसेट है, ये आपकी यूजफुल नहीं रहेगी, इसकी जगह आप दूसरी एसेट खरीद लोगे, ठीक है। तो ये एक तरह की डेप्रिसिएशन होती है उस ओरिजिनल एसेट की। तो ये आपकी प्रॉफिट्स की अगेंस्ट चार्ज होता है।
ओके सो इसलिए हम इसे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे शो करते हैं। तो आपकी जो जनरल एंट्री बन जाती है वो होती है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड, या हम इसे डेप्रिसिएशन फंड भी बोल सकते हैं, तो डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट। नाउ जो आपका सिंकिंग फंड टू रीपे दी लाइबिलिटी है, या जो डिबेंचर रिडेम्पशन फंड है, वो आपकी एक्चुअल में एप्रोप्रिएशन ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट होती है, ना कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट मतलब इससे आपका प्रॉफिट रिड्यूस नहीं होता, सिर्फ आप प्रॉफिट में से एक अमाउंट, सरप्लस अकाउंट का नाम देते हैं जिसे हम, उसमें से एक हिस्सा उसका एक अकाउंट में अलग डाल लेते हो, जिससे आप डिवेंचर्स को या लाइबिलिटी को रीपे करने के लिए यूज कर रहे होते हो। तो इससे आपका प्रॉफिट कम नहीं होता, बस आप उसको अलग एक डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो। ओके सो और इसे आप डिविडेंड के तौर पे नहीं डिस्ट्रीब्यूट करते हो, ऑब्वियस सी बात है, अनटिल द लाइबिलिटी इज रीपेड। अगर आपकी लाइबिलिटी रीपे हो जाती है उसके बाद आप इसको डिविडेंड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, या बोनस शेयर इशू कर देते हैं हम। सो इसकी एंट्री बनती है सरप्लस अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट। ओके ये तो हो गया चार्ज ऑन एप्रोप्रिएशन। सो नेक्स्ट है आपका डिस्पोजल ऑफ बैलेंस। अगर आपके सिंकिंग फंड में कोई अमाउंट बाकी रह जाती है, जो भी पर्पस के लिए आपने इसे बनाया है, उस पर्टिकुलर पर्पस के पूरा होने के बाद, तो आप उसका क्या करते हो? सो क्रेडिट बैलेंस जो होता है सिंकिंग फंड अकाउंट का, यहाँ पे जब आप एसेट को रिप्लेस करने के लिए बनाते हो, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होती है एक तरह से आपकी, वो आपका एसेट्स का जो डेबिट बैलेंस है उसको राइट ऑफ करने के लिए होता है। तो फॉर एग्जांपल ये हमारी एसेट है, मशीन है, आपने मशीन परचेज की, इंस्टॉल की, वो सारी की सारा आपका यहाँ डेबिट साइड पे शो होता है, राइट। अब ये एसेट आप यूज करते जाओगे तो हर साल कुछ कुछ अमाउंट डेप्रिसिएशन की आप काटते जाते हो, जो कि आपका क्रेडिट साइड पे जाता है, ठीक है। अब जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट है ये सिर्फ ये शो करती है कि इस मशीन की वैल्यू हर साल इतनी कम होती जा रही है, क्योंकि आप इसे यूज करते जा रहे हो और वो आप अपने प्रॉफिट में से चार्ज करते जा रहे हो, तो कोई पैसा आपका नहीं जा रहा है। सिंकिंग फंड के केस में हम क्या करते हैं, इसको हम एक तरह से एक्चुअल पैसा एक अकाउंट में डाल रहे हैं, ताकि आखिर में जाके हमारे पास इस अकाउंट में इतना पैसा इकट्ठा हो जाए कि ये जो एसेट हमने इसके बराबर का, ताकि हम इसे रिप्लेस कर सके इस एसेट को, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आपने सिंकिंग फंड में जो पैसा ट्रांसफर किया है, ये पैसा काम आता है इस एसेट के डेबिट बैलेंस को राइट ऑफ करने के लिए एसेट अकाउंट के। तो इसकी जनरल एंट्री जो बनती है वो बनती है सिंकिंग फंड अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। ओके अगर आप एसेट के डेबिट बैलेंस को राइट ऑफ करोगे तो एसेट अकाउंट को आपको क्रेडिट साइड पे शो करना पड़ेगा। नाउ जो पैसा आपने लाइबिलिटी को रीपे करने के लिए जो सिंकिंग फंड बनाया था, वहां पे जो आपने डाला है, सो उसे आप सबसे पहले यूटिलाइज करोगे अपने लाइबिलिटी को रीपे करने के लिए, और अगर वहां पे कोई बैलेंस बच जाता है तो आप उसे जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दोगे। कैपिटल रिजर्व का भी एक पॉइंट आएगा कि कुछ पैसा आपको कैपिटल रिजर्व में भी ट्रांसफर करना होता है, क्योंकि सारा पैसा जो आप सरप्लस अकाउंट से सिंकिंग फंड में डालते हो, पूरा का पूरा पैसा आपका रेवेन्यू प्रॉफिट नहीं होता है, उसमें कुछ कैपिटल प्रॉफिट का पार्ट भी हो सकता है। तो उस केस में आपको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ेगा, अदरवाइज जनरल रिजर्व के अंदर जाता है जो भी रेवेन्यू प्रॉफिट का पार्ट होता है। सो सिंकिंग फंड अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट। थर्ड और लास्ट जो डिस्टिंक्शन है दोनों के बीच में, वो है प्रेजेंटेशन इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में कहाँ दिखाया जाएगा? सो ऑब्वियस सी बात है कि जो आपने एसेट को रिप्लेस करने के लिए जो सिंकिंग फंड बनाया है, तो आप एसेट की वैल्यू में से एक पर्टिकुलर अमाउंट हर साल एज ए डेप्रिसिएशन कम करते जा रहे हो, और उतनी अमाउंट सिंकिंग फंड में इकट्ठी करते जा रहे हो हर साल आखिर में उस एसेट को रिप्लेस करने के लिए, जिस वजह से एसेट का डेबिट बैलेंस आपका उसको आप राइट ऑफ कर रहे हो। तो ऑब्वियस सी बात है कि बैलेंस शीट के अंदर कंसर्न्ड एसेट में से आप इसे एज ए डिडक्शन शो करोगे। ओके लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम जनरल रिजर्व के अंदर सिंकिंग फंड का पैसा बाद में ट्रांसफर कर देते हैं बैलेंस, तो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हैं, इसलिए ये लाइबिलिटी साइड के ऊपर रिजर्व एंड सरप्लस में आपकी इस सिंकिंग फंड की ये वाली जो बैलेंस है ये वहां पे शो होता है। सो ये डिस्टिंक्शन था कि अगर आप एसेट को रिप्लेस करने के लिए सिंकिंग फंड बनाते हो तो आप किस तरीके से उसको ट्रीट करते हो, और अगर आप लाइबिलिटी को रीपे करने के लिए बनाते हो तो उसे कैसे ट्रीट करते हो, और दोनों में क्या डिफरेंस है। नाउ आगे बढ़ते हैं हम। इन्वेस्टमेंट ऑफ अमाउंट इन द सिंकिंग फंड अवेलेबल। नाउ हमें इन्वेस्ट करना है पैसा जो हमारे सिंकिंग फंड में हमने इकट्ठा किया है। ओके सो जो भी पैसा आप सिंकिंग फंड में इकट्ठा कर रहे हो, अभी हम जो बात कर रहे हैं, जितना भी हम सिंकिंग फंड के बारे में बात करेंगे, वो सारा है आपका सिंकिंग फंड जो आपने लाइबिलिटी को रीपे करने के लिए क्रिएट किया है। ये हमारा मेन कंसंट्रेशन है, क्योंकि हम डिबेंचर्स को रिडीम करने की बात कर रहे हैं और डिबेंचर्स आपके लिए लाइबिलिटी है। सो ये अंडरस्टूड है कि अब जब भी मैं सिंकिंग फंड का नाम लूंगी तो उसका मतलब होगा सिंकिंग फंड मीन्स जो फंड आपने लाइबिलिटी को रीपे करने के लिए क्रिएट किया है, और लाइबिलिटी इस यहाँ पे हमारे पास है डिबेंचर्स। नाउ
जब आप सिंकिंग फंड के अंदर पैसा ट्रांसफर करते हो तो इस पैसे को आप अपने पास नहीं रखते हो, क्योंकि आपको उतना पैसा चाहिए होता है जितना आप लास्ट में डिबेंचर्स को रिडीम करने के लिए आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो इस पैसे को आप अपने पास ना रख के आप इसे कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर रहे होते हो। सो इन्वेस्ट आप दो जगह कर सकते हो, या तो आप अपने ही बिजनेस में इन्वेस्ट कर लो उसको, या आप बाहर कहीं इन्वेस्ट कर दो। तो अपने ही बिजनेस में इन्वेस्ट करने का मतलब होता है कि अपनी एसेट्स में इन्वेस्ट कर लो, मशीनरी में, स्टॉक में, मशीनरी खरीद लिया आपने, स्टॉक खरीद लिया, इस तरीके की चीजें, ठीक है। बट उससे प्रॉब्लम क्या होती है कि जब डिबेंचर को रिडीम करने की बारी आएगी तो आपकी जो एसेट्स हैं जिसमें आपने इन्वेस्ट किया इस पैसे को, जो एसेट्स आपने परचेज की हैं इस पैसे से, उनको बेच के पैसा अरेंज करना उन डिबेंचर्स को रिडीम करने के लिए सफिशिएंट, वो भी सफिशिएंट कैश, वो डिफिकल्ट हो जाएगा, बहुत ज्यादा, वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, आप नहीं कर पाओगे। सो ऑलवेज जो है, मतलब हर बार क्या किया जाता है कि इस पैसे को हम अपने बिजनेस के बाहर जो है इन्वेस्ट करते हैं, वो भी मार्केटेबल सिक्योरिटीज के अंदर, जिन्हें बेचना कंपैरेटिवली इजी होता है। ओके, सो इजीली, शॉर्ट टर्म होते हैं, तो इजीली जो है आप इनमें जो है ट्रांजैक्ट कर सकते हो। सो आउटसाइड बिजनेस, वो भी मार्केटेबल सिक्योरिटीज के अंदर आप इनको इन्वेस्ट करते हो। सो ईच ईयर एक फिक्स अमाउंट जो आप इसमें इन्वेस्ट कर देते हो, उससे आपको इंटरेस्ट रिसीव होता है, और फिर आप दोबारा से हर साल इस इंटरेस्ट को प्लस उस साल की जो इंस्टॉलमेंट है उसे दोबारा इन्वेस्ट करते हो। आखिर में आप इस इन्वेस्टमेंट को जब बेचते हो तब आपके पास इतना पैसा इकट्ठा हो जाता है जितना आपको डिबेंचर्स को रिडीम करने के लिए चाहिए होता है। तो एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रही हूँ कि मान लीजिए आपने अपनी कैलकुलेशन से ये निकाला है कि अगर आप हर साल 1000 रुपये इन्वेस्ट करते हो, सिंकिंग फंड में डालते हो और सो इन्वेस्ट करते हो, तो आपके पास आखिर में 10 साल में मान लीजिए इतना पैसा इकट्ठा हो जाएगा कि आप अपने डिबेंचर्स को आराम से रिडीम कर सकते हो। तो फर्स्ट ईयर में मैंने 1000 रुपये सिंकिंग फंड में ट्रांसफर करे हैं और इसे बाहर इन्वेस्ट कर दिया। ओके, अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल है 10 रुपये मुझे इसके ऊपर इंटरेस्ट रिसीव हुआ। सेकेंड ईयर में मुझे फिर से 1000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं, लेकिन जो इंटरेस्ट मुझे पिछले वाली इन्वेस्टमेंट में मिला है उस इंटरेस्ट को भी मैं दोबारा से इन्वेस्ट कर देती हूँ, क्योंकि इसका भी फायदा मुझे डिबेंचर्स को रिडीम करने के लिए चाहिए। तो मैं नेक्स्ट ईयर ये प्लस मिला हुआ इंटरेस्ट दोबारा से इन्वेस्ट कर देती हूँ। थर्ड ईयर मुझे फिर से 1000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं, सिंकिंग फंड में डालने हैं, फिर वहां से इन्वेस्ट करने हैं, प्लस यहां मैंने जो टोटल अमाउंट इन्वेस्ट कर रखी है इस पे मुझे फिर से एक इंटरेस्ट मिला होगा, मैं फिर से इस इंटरेस्ट को इसमें ऐड करके दोबारा से इन्वेस्ट कर दूंगी। ओके, सो मेरे पास जो इन्वेस्टमेंट है 3000 रुपये तो ये हैं जो मैंने सरप्लस अकाउंट से ट्रांसफर किए थे, प्लस जो भी इंटरेस्ट मुझे हर साल मिलता गया वो मैं इन्वेस्ट करती गई। नाउ लास्ट ईयर में क्या होता है, लास्ट ईयर में आके आपको कुछ इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि लास्ट ईयर में आपको ऑब्वियस सी बात है जो इन्वेस्टमेंट आपने कर रखी है पहले से उसे सेल करना है। लास्ट ईयर का मतलब है वो ईयर जिस ईयर में आपके जो डिबेंचर्स हैं उनको रिडीम करना है आपको। ओके, लायबिलिटी आपकी ड्यू हो रही है। सो लास्ट ईयर में आप इन्वेस्ट नहीं करोगे बस, लेकिन आप इन्वेस्टमेंट को सेल करोगे। लेकिन लास्ट ईयर में भी कुछ 1000 रुपये आपको सिंकिंग फंड में तो डालने ही है। आप उसे इन्वेस्ट नहीं करोगे फर्दर, बट फंड में डालोगे और फिर ये जो सेल की है ये और ये सारा पैसा आप उन डिबेंचर्स को रिडीम करने के लिए यूटिलाइज करोगे, और आखिर में अगर कोई पैसा बच जाता है तो उसे आप जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दोगे। तो ये सारी इसकी ट्रीटमेंट होती है। तो एक बार हम प्रोसेस देख लेते हैं कि सिंकिंग फंड को क्रिएट करने की, डिबेंचर को रिडीम करने के केस में हम क्या करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हर साल आप एक फिक्स्ड अमाउंट जो है उसे अपने डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब होता है वो प्रॉफिट जो आप डिविडेंड के तौर पे बांट सकते हो। तो अपने डिविजिबल प्रॉफिट्स की एक अमाउंट, फिक्स्ड अमाउंट आप सिंकिंग फंड के अंदर ट्रांसफर करते हो। ये फिक्स अमाउंट क्या होगी, ये आप एन्युटी टेबल की मदद से कैलकुलेट करते हो। बेसिकली इतनी होनी चाहिए कि आखिर में आपके पास टोटल इतना पैसा इकट्ठा हो जाए जिससे आप अपने डिबेंचर्स को आराम से रिडीम कर सकें। नाउ एक बार आपने सिंकिंग फंड में ट्रांसफर कर दी, फिर आप इस अमाउंट को बाहर इन्वेस्ट कर देते हो। बाहर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो वहां से आपको इंटरेस्ट मिलता है, फिर आप इस इंटरेस्ट को प्लस उस साल की फिक्स्ड अमाउंट को दोबारा से इन्वेस्ट कर देते हो। ओके, नाउ ये प्रोसेस हर साल रिपीट होगी तब तक उस साल तक जब तक जिस साल में आपको डिबेंचर्स को एक्चुअल में रिडीम करना है। नाउ इस प्रोसेस को अडॉप्ट करने से क्या होगा कि आपके पास सिंकिंग फंड उतनी अमाउंट के इक्वल इकट्ठे हो जाएंगे जो आपको डिबेंचर्स को रिडीम करने के लिए चाहिए, जितना उनको पेमेंट के लिए चाहिए। फिर आप इस इन्वेस्टमेंट को सेल करोगे,
इन द ईयर ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, जिस साल में आपको डिबेंचर्स को रिडीम करना है। अगर आपको ध्यान हो तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, हम डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व बताते हैं और 15% जितने डिबेंचर्स आपको रिडीम करने हैं उसके बराबर आप इन्वेस्टमेंट करते हो। इस इन्वेस्टमेंट को जिस ईयर में आपको डिबेंचर्स को रिडीम करना होता है उस ईयर में 31 मार्च या जिस भी डेट को आपको रिडीम करना है, जिस भी डेट को रिडीम करना है वहां सेल कर देते हो आप, क्योंकि आप पैसा अरेंज करते हो इसे रिडम्पशन के लिए। ओके, सो वही चीज यहां पे भी है। नाउ अगर ये जो भी आप सेल कर रहे हो इन्वेस्टमेंट को, अगर आप उसे प्रॉफिट या लॉस होता है तो उसे भी हम सिंकिंग फंड के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। ओके, सो उसकी जनरल एंट्रीज भी हैं, वो आप आगे देखोगे। नाउ डिबेंचर्स उसके बाद आप रिडीम करते हो और अगर सिंकिंग फंड में कोई बैलेंस बच जाता है तो आप उसको जनरल रिजर्व के अंदर ट्रांसफर कर देते हो, सिंकिंग फंड का जो भी बैलेंस है। ओके, नाउ इंपॉर्टेंट नोट, सिंकिंग फंड अकाउंट का सारा बैलेंस रेवेन्यू प्रॉफिट नहीं होता है, ये कैपिटल प्रॉफिट में से भी बनाया जाता है, जैसे कि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट या प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन ऑफ इट्स ओन डिबेंचर्स। यहाँ पे जब आप सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट को सेल करोगे तो आपको कुछ प्रॉफिट होता है वहां से, ये प्रॉफिट आपका रेवेन्यू प्रॉफिट नहीं होता, ये प्रॉफिट आपका कैपिटल प्रॉफिट होता है और ये प्रॉफिट भी आप सिंकिंग फंड अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हो। तो जब सिंकिंग फंड के बैलेंस को आप रिजर्व में ट्रांसफर करोगे तो इस प्रॉफिट को जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करने के बजाय आपको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ेगा। सो एंट्री हो जाएगी सिंकिंग फंड अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व एंड टू कैपिटल रिजर्व। ऑलराइट, ओके, सो आगे बढ़ते हैं, हम जनरल एंट्रीज देख लेते हैं। नाउ एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, सो 3 ईयर पढ़ेंगे हम, बेसिकली 3 क्लास ऑफ ईयर। फर्स्ट है आपका कि फर्स्ट ईयर के एंड में आपको क्या करना है, बाकी सारे सालों में क्या करना है, और लास्ट ईयर जिस साल में आपको डिबेंचर्स को रिडीम करना है उस साल क्या करना है, थोड़ा सा डिफरेंस है। नाउ एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर सबसे पहले आपको सरप्लस अकाउंट से अपने सिंकिंग फंड या डिबेंचर रिडम्पशन फंड में अमाउंट ट्रांसफर करनी है, जो भी इंस्टॉलमेंट आपने निकाली, कैलकुलेट की है कि कितनी आपको हर साल डालनी है। नाउ इसे आप इन्वेस्ट करोगे इसी साल ऑब्वियसली, सो सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नाउ सेकेंड ईयर और लास्ट ईयर से पहले तक क्या होगा, आपने यहां जो भी इन्वेस्ट किया है उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट पैसा आएगा टू इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ओके, क्रेडिट द इनकम को हमने अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया। नाउ इंटरेस्ट को आप सिंकिंग फंड ट्रांसफर करोगे, सो इंटरेस्ट क्योंकि आप जितने भी ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हो फंड से कर रहे हो, सो जो भी आपको इन्वेस्ट करना है इस पर्टिकुलर रिडम्पशन के लिए सब कुछ आपको सिंकिंग फंड अकाउंट के थ्रू करना है, तो हर अमाउंट को आपको सिंकिंग फंड अकाउंट में डालना ही पड़ेगा इन्वेस्ट करने से पहले। सो अगर इस इंटरेस्ट को भी आपको दोबारा से इन्वेस्ट करना है तो सबसे पहले आपको इसे सिंकिंग फंड में डालना पड़ेगा, क्योंकि इसी अकाउंट के थ्रू आप इन्वेस्ट कर रहे हो। नाउ इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड, देन उस साल की कॉन्ट्रीब्यूशन सरप्लस टू सिंकिंग फंड, और इन दोनों अमाउंट्स का टोटल आप इन्वेस्ट कर दोगे। ओके, अब आखिरी साल में क्या करोगे, आखिरी साल में आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, क्योंकि उस साल आपको डिबेंचर्स को रिडीम करना है, उस साल आपको पैसा चाहिए, आपको पैसा कहीं इन्वेस्ट नहीं करना है, आपको पैसा चाहिए। तो सबसे पहले जो इससे लास्ट ईयर में आपने इन्वेस्टमेंट की उस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा, तो हमने उस इंटरेस्ट को रिसीव कर लिया। ओके, फिर हमने इस इंटरेस्ट को सिंकिंग फंड में डाल दिया। ओके, हमने इस साल की एनुअल कंट्रीब्यूशन को सिंकिंग फंड में डाल दिया। वेरी गुड। देन हमने क्या किया है, हमने पिछली जो भी इन्वेस्टमेंट थी उन सबको हमने सेल कर दिया। सो जब हमने इन्वेस्टमेंट सेल किया तो उनसे हमारे पास पैसा आएगा, सो बैंक अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। देन अगर कोई प्रॉफिट हुआ है तो उस प्रॉफिट को आप सिंकिंग फंड में ट्रांसफर कर दोगे, तो सब कुछ बेसिकली आपको सिंकिंग फंड के अंदर ट्रांसफर करना है। नाउ अगर लॉस हो रहा है तो ये जो प्रॉफिट को अगर आप ट्रांसफर करते हो सिंकिंग फंड में, कुछ भी ट्रांसफर कर रहे हो तो सिंकिंग फंड को हम क्रेडिट करते हैं, जिससे सिंकिंग फंड का अमाउंट जो है वो बढ़ता जाता है। ठीक है, अगर कोई चीज़ अगर लॉस है तो सिंकिंग फंड का बैलेंस कम होगा, तो उसे हमें डेबिट साइड पे शो करना पड़ेगा, तो ये एंट्री रिवर्स हो जाएगी, सिंकिंग फंड अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। नाउ रिडम्पशन की एंट्री वही है, डिबेंचर होल्डर टू बैंक। लास्ट में सिंकिंग फंड में जो भी रिमेनिंग अमाउंट है उसे हम जनरल रिजर्व में या कैपिटल रिजर्व में अकॉर्डिंगली ट्रांसफर कर देंगे। सो ये आपकी जनरल एंट्रीज हैं, जो कैसे आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करनी है इसकी। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू सम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। फर्स्ट इलस्ट्रेशन इस पर्टिकुलर टॉपिक का इलस्ट्रेशन नंबर 7, देखते क्या कह रहा है।
1 अप्रैल 2007 को अपोलो लिमिटेड ने 2000 डिबेंचर्स, 12% डिबेंचर्स हैं ये, 100 रुपये के रीपेबल एट पार एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स पे रीपेबल होंगे ये, इन्हें इशू किया है। क्या डिसाइड किया गया है कि आप एक सिंकिंग फंड बनाओगे इस रिडम्पशन के लिए। इन्वेस्टमेंट आपको 4% का इंटरेस्ट देंगी। सिंकिंग फंड टेबल करती है आपको कितनी अमाउंट आपको इन्वेस्ट करनी है ईच ईयर, अमाउंट्स टू 1 रुपये, 1 रुपये के अगेंस्ट इतनी। नाउ 4% पर एनम इन 3 ईयर्स, ऑब्वियसली बात है, ये हम पहले देख चुके हैं। इन्वेस्टमेंट फॉर सोल्ड एट पार, ओके, 30 मार्च 2010 को। सो 2007 को आपने इशू किए हैं डिबेंचर्स और 10 में वो रिडीम हो रहे हैं, 3 साल के हैं। द डिबेंचर्स वर पेड ऑफ, ओके। जनरल एंट्रीज पास करनी है और नेसेसरी अकाउंट्स हमें बनाने हैं। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इशू से। सो 2007 को ईयर अप्रैल 1 हमने डिबेंचर्स इशू किए हैं। सो एंट्री डालते हैं हम, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। 2000 डिबेंचर्स से 100 ईच एट पार है, 2 लाख। ओके, नाउ अप्रैल 1 को ही हमने एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट से ट्रांसफ़र कर रहे हैं इसे डिबेंचर अकाउंट में, क्योंकि कोई प्रीमियम या डिस्काउंट नहीं है। सो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट टू 12% डिबेंचर्स। ओके, 2 लाख डन। नाउ नेक्स्ट ईयर से, या हम कह सकते हैं कि नेक्स्ट ईयर मीन्स 2008, बट अकाउंटिंग ईयर सेम है। सो आपका अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होता है अप्रैल 1 से 31 मार्च तक। तो 2007 अप्रैल 1 और 2008 31 मार्च। ओके, सो फर्स्ट अकाउंटिंग ईयर 31 मार्च को हम फर्स्ट सिंकिंग फंड के अंदर ट्रांसफर करेंगे और फर्स्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे हमारी। सो सिंकिंग फंड के अंदर हमें ट्रांसफर जो करना है वो करना है 1 रुपी अगेंस्ट 0.320348। ओके, इस हिसाब से हमें करना है। सो हम निकाल लेंगे, पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा ये कितना बनता है। सो टोटल रुपए चाहिए हैं हमें इतने रिडीम करने के लिए, 1 के अगेंस्ट इतने, तो 2 लाख के अगेंस्ट होंगे कितनी हमें चाहिए हर साल, 0.320348 से हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आएगा 64,070। तो 64,070 रुपीज़ हर साल हमें एनुअल इंस्टॉलमेंट इतनी सिंकिंग फंड में डालनी है और आगे इन्वेस्ट करनी है। ओके, सो 31 मार्च, ये फाइनेंशियल ईयर या अकाउंटिंग ईयर सेम है, बट वैसे ईयर दूसरा अलग है, ठीक है। सो अकाउंटिंग ईयर के एंड पे 31 मार्च को हम सरप्लस अकाउंट से सबसे पहले सिंकिंग फंड में पैसा ट्रांसफर करेंगे। हमने कैलकुलेट कर लिया कि हमें कितने की जरूरत होगी। सरप्लस अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड, ये बोल रहा था 1 रुपये के बदले इतना, टोटल रुपए चाहिए 2 लाख, तो 2 लाख के अगेंस्ट कितना मल्टीप्लाई कर दिया हमने। ये एक इंस्टॉलमेंट है, अगर टोटल की बात होती तो हम अलग ट्रीटमेंट करते। अगर यहाँ पे टोटल वाला दे रखा होता कि टोटल आपको कितने अमाउंट की ज़रूरत है, तो वो भी एक आएगा आगे कैसे उसको कैलकुलेट करना है, पर ये ईच ईयर की बात हो रही है तो हम इसे यहाँ पे कर देंगे। ओके, सिंकिंग फंड हमने डाल दिए 64,070 रुपीज़। 31 मार्च को ही उसी दिन हमने इन्हें आगे इन्वेस्ट कर दिया। क्यों इन्वेस्ट करना, इन्वेस्ट कर देते हैं, ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। सो सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पैसा जा रहा है, हमने इसे इन्वेस्ट कर दिया पूरे अमाउंट। राइट, अब हम आ जाते हैं 1 अप्रैल 2008, कुछ नहीं हो रहा, ठीक है।
सीधा हम आ जाते हैं 31 मार्च 2009 को, क्योंकि 31 मार्च को ही हम सिंकिंग फंड में ट्रांसफर कर रहे हैं और 31 मार्च को ही आप आगे इन्वेस्ट कर रहे हो और इंटरेस्ट भी 31 मार्च को ही आप रिसीव करने की एंट्री डाल रहे हो। सो 31 मार्च 2009 को नेक्स्ट ईयर हमें इंटरेस्ट मिला है। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। आगे से मैं इसे शॉर्ट फॉर्म SFI लिखूंगी, इतना बड़ा नहीं लिखा जाता। ओके, सो इंटरेस्ट कितना मिल रहा है आपको? 4% ऊपर बोला हुआ है। मैंने 64,070 रुपये इन्वेस्ट किए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है मुझे इंटरेस्ट भी इन्हीं पे मिलेगा। इसका 4% निकाल लेते हैं हम। इसका 4% आएगा आपका 2,563 रुपीज़। ओके, अब इस साल मुझे दोबारा से एक इंस्टॉलमेंट इन्वेस्ट करनी है। सो सबसे पहले जो भी इन्वेस्ट करना है, सबसे पहले वो सारा का सारा सिंकिंग फंड में डाल लो। सो हमें ये इंटरेस्ट भी इन्वेस्ट करना है, इसको क्यों हम रखेंगे? इसके भी डिबेंचर को रिडीम करने के लिए यूज़ करेंगे, थोड़ा और पैसा अरेंज होगा। तो इसे भी हम क्या करेंगे, मार्च 31 को ही सिंकिंग फंड में डाल लेंगे। सो इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट 2,563। ओके, और उसी दिन, अब हमें कुछ अलग डेट तो बता रखी, तो सब कुछ उसी दिन हो रहा है। नाउ जो हमारा इंस्टॉलमेंट का पैसा है जो हमें इस साल डालना है, तो सरप्लस अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट कितना था? 64,070 रुपीज़। एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि आखिरी साल में जाके मे भी हमें 64,070 रुपीज़ पूरे डालने की ज़रूरत ना पड़े। हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे पास टोटल उतना पैसा अरेंज होना चाहिए जितना हमें रिक्वायरमेंट है डिबेंचर्स को रिडीम करने के लिए। ओके, सो उससे ज़्यादा पैसा फिर हम क्यों डालें सिंकिंग फंड अकाउंट में? सिंकिंग फंड अकाउंट हम बना इसलिए रहे हैं ताकि हम डिबेंचर्स को रिडीम कर सकें। तो जब डिबेंचर्स को रिडीम करने जितना पैसा हमें मिल रहा है, तो हम फालतू पैसा इसमें क्यों डालें? तो ये चीज़ हमें देखनी पड़ेगी। ओके, कर दिया हमने ट्रांसफ़र। अब हम करते हैं इसे इन्वेस्ट। सो मार्च 31 इस साल की इन्वेस्टमेंट, सिंकिंग इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना इन्वेस्ट करने वाले हो? जितना सिंकिंग फंड में ट्रांसफ़र किया है ना इस साल, सारा उठाओ इन्वेस्ट कर दो। कितना ट्रांसफ़र किया है? 64,070 तो ये हैं और 2,563 ये हैं। टोटल उठाओ, इन्वेस्ट कर दो 66,633 हो गई इन्वेस्टमेंट। इस साल की इन्वेस्टमेंट कंप्लीट। अब हम देखते हैं कि हम रिडीम कब कर रहे हैं? 31 मार्च 2010 को रिडीम कर रहे हैं। ओके, और ये 2009 था। ठीक है, नेक्स्ट अभी इसी साल 2010 स्टार्ट हुआ हमारा और मार्च 31। इट मीन्स इस साल हमें कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि हमें पैसा बाहर नहीं भेजना, हमें पैसा लाना है डिबेंचर्स को रिडीम करने के लिए। सो जो बाकी जो चीज़ें हैं वो तो हम एक बार कर ही लेते हैं। भाई हमने इन्वेस्ट किया था लास्ट ईयर, तो इस इन्वेस्ट पैसा जो हमें है इंटरेस्ट के तौर पे वो रिसीव कर लेते हैं। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। कितने का इंटरेस्ट? लास्ट ईयर हमने इतना इन्वेस्ट किया था, इससे लास्ट ईयर हमने इतना इन्वेस्ट किया था, तो जो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा तो वो मुझे मेरी पूरी इन्वेस्टमेंट पे मिलेगा। क्योंकि वो जो फर्स्ट ईयर में मैंने 64,000 रुपये इन्वेस्ट किए थे, ऐसा तो है नहीं मैंने वो इन्वेस्टमेंट हटा दिया, उसके ऊपर भी इंटरेस्ट मुझे मिलेगा। ठीक है, तो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट जो थी मेरी 64,070 रुपीज़ की, और साल मैंने इन्वेस्ट किया था इतना, तो अब मुझे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा इन दोनों के टोटल पे। कितना? ये हो जाएगा आपका इतना, इसके ऊपर मुझे इंटरेस्ट मिलेगा 4%। ओके, इसका 4% हमारा बनता है 5,228। इतना इंटरेस्ट मुझे मिला। अब इस इंटरेस्ट क्या करना है?
जो हमने पहले किया था वही करना है। इस इंटरेस्ट को मुझे सिंकिंग फंड अकाउंट में ट्रांसफर करना है। 5228 अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इस साल की इंस्टॉलमेंट सिंकिंग फंड में डालनी है। सो सरप्लस अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट ना। यहाँ थोड़ी कैलकुलेशन है। यहाँ कैलकुलेशन क्या है, अब हमें देखना है कि वैसे तो हमने अंदाज़ा लगाया कि हर साल मुझे 64,070 रुपये डालने हैं, बट क्या आखिरी साल में मुझे पूरे 64,070 रुपये डालने की ज़रूरत है या उससे कम में भी मेरा काम चलेगा? क्योंकि मुझे पैसा उतना ही चाहिए जितना मुझे डिबेंचर्स को रिडीम करने के लिए चाहिए, यानी 2 लाख रुपये चाहिए। 2 लाख रुपये मेरे जहाँ बन जाएंगे वहाँ मेरा काम खत्म हो जाएगा। तो 3 ये तो मेरा इन्वेस्टमेंट स्टेट है, तो मैं जब इन्वेस्टमेंट को बेचूंगी तो इतना रुपया मुझे वहां से मिलेगा, प्लस मैंने अभी अभी इंटरेस्ट कमाया है इस रुपए पे, तो 5,200 इतना मैंने इंटरेस्ट कमाया है। ठीक है, टोटल मुझे चाहिए है 2 लाख रुपए। अब एक बार ये देख लेते हैं, ये इतना मुझे मेरे पास पैसा है। ठीक है, फिलहाल मुझे टोटल चाहिए हैं 2 लाख रुपए रिडीम करने के लिए। कितना पैसा मैं इस साल सरप्लस अकाउंट से ट्रांसफर करूं कि मेरा टोटल 2 लाख आ जाए? इससे फालतू पैसा मैं रख के करूं भी कि क्या? मुझे तो सिर्फ डिबेंचर्स को रिडीम करना है, तो उतना ही पैसा करते हैं ना जितना डिबेंचर्स को रिडीम करने के लिए चाहिए। उससे ज़्यादा पैसा क्यों हमें सरप्लस अकाउंट से निकालना है? हम कहीं और यूज़ करेंगे उस पैसे को। सो अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे लास्ट ईयर में टोटल मुझे जितनी अमाउंट चाहिए थी उसमें से जो मेरे पास ऑलरेडी है, अरेंज हो चुकी है, उसको हम माइनस करेंगे, डिडक्ट करेंगे और फिर देखेंगे कि बैलेंस मुझे कितना चाहिए। तो अगर मैं इसमें से इसको डिडक्ट करती हूँ तो मुझे मेरा बैलेंस आता है 64,069 रुपीज़, यानी पिछली इन्वेस्टमेंट से 1 रुपया कम। तो 1 रुपया भी क्यों फालतू दे, उतना ही देते हैं जितना हमें ज़रूरत है। तो हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे 64,069 रुपीज़ की, ना कि 64,070 रुपीज़ की। ठीक है, 1 रुपया भी वेस्ट नहीं करते हम। और अब सरप्लस से मैंने सिंकिंग फंड में डाल दिया। अब हमें क्या करना है, जो इन्वेस्टमेंट हमने कर रखी हैं उनको बेचना है, वो पैसा भी तो चाहिए हमें। सो जब मैं इन्वेस्टमेंट को बेचूंगी तो मेरा जनरल एंट्री जो बनेगी वो बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट, और ये 31 मार्च को है सारा काम। बैंक अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड इन्वेस्ट। ओके, पैसा आ रहा है हमारे पास 1,30,703 रुपीज़, इतना टोटल मैंने इन्वेस्ट कर रखा था। इस इन्वेस्टमेंट में क्या क्या शामिल है? इस इन्वेस्टमेंट में शामिल है 64,070 रुपीज़ ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, सेकेंड 64,070 रुपीज़ प्लस इसका इंटरेस्ट जो कि था 2,563 रुपीज़, ये इसके अंदर शामिल है। और तीसरे साल की जो इन्वेस्टमेंट करी है वो हम तीसरे सर्विस अकाउंट में डाला है हमने इंस्टॉलमेंट, उसको हमें इन्वेस्ट नहीं किया है, तो वो हमारे इन्वेस्टमेंट अकाउंट में था नहीं, तो हम उसको बेच भी नहीं सकते थे। ठीक है, इसके अंदर ये शामिल है। अब हमारे पास कहाँ कहाँ से पैसा आया है ये ध्यान रखो। फर्स्ट, जितना पैसा मैंने टोटल इन्वेस्ट किया था उसको बेचा, पैसा आ गया। सेकंड, ये जो इन्वेस्टमेंट मैंने कर रखी थी इसे बेचने से पहले इसका इंटरेस्ट मैंने रिसीव करा, क्योंकि 1 अप्रैल 2009 से लेकर 31 मार्च 2010 इस साल ये पैसा मेरा इन्वेस्टेड रहा है, तो इस साल का इंटरेस्ट मुझे रिसीव हुआ होगा 4%, वो मैंने रिसीव करा। थर्ड, इस साल की सरप्लस अकाउंट से जितनी इंस्टॉलमेंट बनती थी उतनी इंस्टॉलमेंट मैंने सिंकिंग फंड में डाल दी। तो ये 3 जगह से मेरे पास यहाँ पे पैसा अरेंज हुआ है और टोटल इसका बनता है 2 लाख रुपये। ठीक है, सो ये 2 लाख रुपये हमारे पास अरेंज हो गए हैं डिबेंचर्स को रिडीम करने के लिए। अब हमें सिर्फ क्या करना है, डिबेंचर्स को रिडीम करना है। वही 2 एंट्री करनी है जो हम हर बार करते हैं। तो 12% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, कितने रिडीम कितने करने थे वो आप डिबेंचर होल्डर्स के अकाउंट में डाल दोगे। एट पार है तो कुछ भी प्रीमियम वगैरह है नहीं। होल्डर्स अकाउंट ये हो जाएगा आपका 2 लाख ही है। डिबेंचर होल्डर बैंक देखो, ये हो गई पेमेंट 2 लाख अकाउंट से चले गए हमारे। आपको क्या करना है, सिर्फ सिंकिंग फंड का जो बैलेंस है उस बैलेंस को ट्रांसफर कर देना है जनरल रिजर्व में, क्योंकि यहाँ कोई कैपिटल रिजर्व वाला चक्कर नहीं है। इन्वेस्टमेंट हमारी पूरी उतने पे ही सेल हुई है जितने की इन्वेस्टमेंट थी, तो कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं हुआ है। अब सिंकिंग फंड में कितना पैसा है देखो, सिंकिंग फंड में यहाँ अमाउंट है,
यहाँ अमाउंट है, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट की अमाउंट तो है ही है। सो सिंकिंग फंड के अंदर हमारे पास पैसा चला जाएगा जो सिंकिंग फंड से ट्रांसफर, सिंकिंग फंड अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट 2 लाख। ये हो गई हमारी जनरल एंट्रीज पूरी। ओके, इस तरीके से हम जनरल एंट्रीज बनाते हैं जब हम फंड अकाउंट का यूज करना होता है डिबेंचर्स को रिडीम करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखोगे कि आपको कितने अमाउंट, कितनी इंस्टॉलमेंट हर साल सरप्लस से सिंकिंग फंड में डालनी है। फिर हर साल लास्ट ईयर को छोड़ के आप अमाउंट को इन्वेस्ट करोगे, प्लस इन्वेस्टेड अमाउंट पे जितना भी इंटरेस्ट आपको हर साल मिलता जाएगा उसे दोबारा से इन्वेस्ट करोगे। लास्ट ईयर में पिछली सारी इन्वेस्टमेंट्स का इंटरेस्ट प्लस उस साल की इंस्टॉलमेंट प्लस पिछली जो इन्वेस्टमेंट आपने करके उनको बेच के जो पैसा आया है, इन तीनों को जोड़ के आपके पास डिबेंचर्स को रिडीम करने का पैसा आ जाएगा। एट पार था तो हमें कोई प्रीमियम वीमियम का कोई चक्कर था नहीं, बस उस पैसे को हमने यूज़ किया डिबेंचर्स को रिडीम करने के लिए और बाद में इस फंड के बैलेंस को हमने ट्रांसफर कर दिया जनरल रिजर्व के फंड। ठीक है, इस तरीके से हम करेंगे जनरल एंट्रीज। नाउ जब अकाउंट्स बनाने की बात आती है, लेजर अकाउंट्स, सो लेजर अकाउंट के बेसिस पे बहुत ही आराम से बना सकते हो। आपको डिबेंचर अकाउंट बनाना है तो जहां जहां डिबेंचर अकाउंट का नाम लिखा हो उस हिसाब से एंट्री हो जाएगी। जैसे इस पर्टिकुलर एंट्री की अगर हम बात करें तो डिबेंचर्स अकाउंट के अंदर ये एंट्री होगी आपकी क्रेडिट साइड पे, क्योंकि डिबेंचर्स अकाउंट को आपने क्रेडिट कर रखा है और डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट के नाम से। ओके, सो इस तरीके से आप सारी एंट्री बना लोगे। बनाओगे जहां जहां सिंकिंग फंड का नाम आया है, आपने सिंकिंग फंड को कहीं पे डेबिट या क्रेडिट कर रखा है, उसके अकॉर्डिंग आप जनरल एंट्रीज बनाते जाओगे। सो लेजर अकाउंट बनाते जाओगे तो लेजर अकाउंट आपका प्रिपेयर हो जाएगा। ऐसे ही आप सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना सकते हो और ऐसे ही आप इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड या जनरल रिजर्व अकाउंट भी बना सकते हो। ऑल राइट, नाउ सिंकिंग फंड अकाउंट और सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट ऑलमोस्ट सेम है। फर्क सिर्फ ये पड़ेगा कि लास्ट ईयर में आके सिंकिंग फंड का जो बैलेंस है आपका वो टोटल उतना होगा जितना आपको डिबेंचर को रिडीम करने के लिए चाहिए था। तो सिंकिंग फंड का बैलेंस इस पर्टिकुलर केस में 2 लाख आएगा आपका, जिसे आप जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दोगे। लेकिन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट का बैलेंस आपका उतना आएगा जितना आपने एक्चुअल में इन्वेस्ट कर रखा था। इस केस में वो था 1,30,703 रुपीज़। ओके, सो आप लेजर अकाउंट प्रिपेयर कर सकते हो। नाउ 8th इलस्ट्रेशन की तरफ बढ़ते हैं। 8th इलस्ट्रेशन के अंदर हमें बोल रहा है प्रीमियर कंपनी है कि जिसने 34,481 डिबेंचर 6% के डिबेंचर थे 100 रुपये ईच के ऊपर 1 अप्रैल 2003 को इशू करे हैं एट पार हो गए, जो आपको रीपे करने हैं 4 साल में। सिंकिंग फंड अकाउंट आपको बनाना है और हर साल 31 मार्च को एक फिक्स्ड अमाउंट ट्रांसफर करनी है इस अमाउंट में। ओके, सो डेट्स हमारी क्लियर है। फर्स्ट इन्वेस्टमेंट आपको करनी है 31 मार्च 2004 को। ऑल राइट, ऑब्वियस सी बात है। तो हमारा अकाउंटिंग स्टार्ट होता है 2003 अप्रैल 1 और ख़त्म होगा हमारा यही सेम ईयर 31 मार्च 2004 में। यहीं पे हमें इन्वेस्टमेंट करनी है ना। 5% पर एनम आपको कंपाउंड रेट से उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा ना। हमें यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं दी गई है जिसकी वजह से हम ये निकाले कि हम कब कैसे इन्वेस्ट करेंगे, तो वो चीज़ हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ओके, कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? 5% आपको इंटरेस्ट मिलना है। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी ये देखो। इन्वेस्टमेंट हमें करनी है 4 साल, तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड 4 ईयर। ऑलराइट, फर्स्ट ईयर लेट्स अज्यूम कि हम फर्स्ट ईयर में 1 रुपया इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। सेकेंड ईयर में भी हमें 1 रुपया इन्वेस्ट करना है, थर्ड ईयर में हमें 1 रुपया इन्वेस्ट करना है, ठीक है। फोर्थ ईयर में हमारी इंस्टॉलमेंट रहेगी 1 ईयर, हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे पर हमारी इंस्टॉलमेंट हर साल जो हमें सरप्लस अकाउंट से ट्रांसफर करनी है सिंकिंग फंड में वो 1-1 रुपया रहेगी। ओके, अगर मुझे 5% पर एनम की दर से इस पे इंटरेस्ट मिलता है, सो जो मैंने फर्स्ट ईयर में इन्वेस्टमेंट की थी उसके ऊपर मुझे सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट मिलेगा। कितना मिलेगा? 5%। तो 1 का 5% हो गया आपका 0.05, ठीक है। यानी सेकेंड ईयर में मेरे पास जो टोटल अमाउंट बनी वो बनी 1 + 0.05, ये इसका इंटरेस्ट। टोटल अमाउंट मेरे पास आ गई प्लस टोटल मेरी ये हो गई 1.05 इतनी, ठीक है। इन्वेस्टेड कितनी मेरे पास अमाउंट, ये 1 रुपया तो कहीं नहीं जा रहा,
आपके हाथ से कहीं नहीं निकल रहा। आप इस इन्वेस्टमेंट को बाद में बेच दोगे तो आपको 1 रुपया मिलेगा। तो इस वक्त आपके पास टोटल अमाउंट जो अरेंज हुई है वो हुई है 2 रुपये 5 पैसे। अब सेकेंड ईयर में आपके पास कितना बैलेंस बच रहा है? बैलेंस मतलब मीन्स कि हमारे पास टोटल अमाउंट कितनी इकट्ठी हो रही है, चाहे हम इन्वेस्ट कर रहे हैं चाहे नहीं कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, आपको टोटल अमाउंट कितनी इकट्ठी हो रही है। तो थर्ड ईयर से सेकेंड ईयर तक इतनी अमाउंट आपकी इन्वेस्टेड है। 1 रुपया आपने फर्स्ट ईयर में इन्वेस्ट कर दिया था, 1 रुपया आपने सेकेंड ईयर में इन्वेस्ट किया, प्लस आपने इसका इंटरेस्ट भी सेकेंड ईयर में इन्वेस्ट किया, तो इन्वेस्टेड टोटल आपकी 2 रुपये 5 पैसे। वैसे भी आपके पास 2 रुपये 5 पैसे 2.05 रुपीज ये आपके पास ये अमाउंट भी है और ये इन्वेस्टेड भी है। ठीक है, सेकेंड ईयर में 1 रुपये की इंस्टॉलमेंट तो आएगी ही आएगी, प्लस अब तक जो भी इन्वेस्टेड है उसका इंटरेस्ट भी आपको मिलेगा। इसका अगर मैं 5% निकालती हूं तो वो आपका आता है 0.1025, प्लस आपके पास ये रुपए भी हैं क्योंकि जब आप इस इन्वेस्टमेंट को बेचोगे तो आपको इतने रुपए मिलेंगे। अब तक आपके पास टोटल कितने रुपए इकट्ठे हो गए? अब तक हमारे पास रुपए इकट्ठे हो गए 3 रुपये पैसे। ठीक है, तो 3.1525 रुपीज इतने हमारे पास इकट्ठे हो गए। थर्ड ईयर के एंड पे यानी फोर्थ ईयर में हमारे पास टोटल कितनी अमाउंट इकट्ठी हुई? अब हमें ये देखनी, यहां हमें कुछ इन्वेस्ट नहीं करना, लेकिन हमारे पास इकट्ठा कितना पैसा हो गया। फर्स्ट हमें 1 रुपये की इंस्टॉलमेंट सरप्लस से ली, ये पैसा है हमारे पास, प्लस ये जितनी इन्वेस्टमेंट मैंने पहले कर रखी है ये सारी बेच के भी मेरे पास पैसा आएगा, प्लस ये जो इन्वेस्टमेंट मैंने कर रखी है इसका मुझे इंटरेस्ट भी मिलेगा तीसरे साल का। तो इसका इंटरेस्ट 5% अगर मैं निकालती हूं तो ये मेरा हो जाएगा 0.157625 इतना। ठीक है, यानी टोटल चौथे साल के आखिर में मेरे पास 4.310125 इतने रुपीस इकट्ठे हो जाएंगे अगर मैं एक रुपया सरप्लस अकाउंट निकालती हूं और इसे आगे इन्वेस्ट करती हूं, प्लस इसके इंटरेस्ट को आगे इन्वेस्ट करती हूं। तो मेरे पास चौथे साल के आखिर में टोटल इतनी अमाउंट इकट्ठी हो जाएगी। ठीक है, ये टोटल 4 इयर्स की है। अब मुझे ये निकालना है कि 1 रुपया 4 रुपया करके हमारा काम नहीं चलने वाला। हमें पता है हमने शुरुआत में डिबेंचर इशू कर रखे हैं, वो कुछ इतने हैं 34,48,100 रुपये। ठीक है, कुछ इतने के डिबेंचर्स हमने कर रखे थे, तो आखिर में मुझे इतनी ही अमाउंट चाहिएगी। तो 1-2 रुपया गिन के कोई फायदा नहीं है, हमें ये देखना है कि इसके हिसाब से हर साल मुझे कितना सरप्लस से निकालना है, मुझे ये चाहिए। ठीक है, कैसे निकलेगा? पिछले इलस्ट्रेशन में हमने क्या देखा था? पिछले इलस्ट्रेशन में हमें हर साल की इंस्टॉलमेंट दे रखी थी, हर साल की वैल्यू, हर साल आप कितनी निकालनी है, तो हमने इसे मल्टीप्लाई किया था। यहाँ हमारे पास 4 साल टोटल दिया हुआ है, आपको हर साल आपको कितनी 1 रुपये की इन्वेस्टमेंट के बदले कितना आपको हर साल इंस्टॉलमेंट निकालनी है। अगर आपको 1 रुपया चाहिए तो यहाँ हमारे पास टोटल है कि अगर आपको इतना रुपया चाहिए तो आपको टोटल इतनी इंस्टॉलमेंट चाहिए। तो यहाँ पे हमें इसे मल्टीप्लाई नहीं करना है, यहाँ हम इसे करेंगे डिवाइड। सिर्फ ये डिफरेंस है, जहाँ आपको ईच ईयर की रखी है एन्युटी वैल्यू, वहाँ हम मल्टीप्लाई करेंगे टोटल अमाउंट से। जहाँ हमारी टोटल एन्युटी वैल्यू आ रही है वहाँ हम टोटल अमाउंट से इसको डिवाइड कर देंगे। ये हमारे पास आ जाएगा 8 लाख। इतने रुपीस पर एनम की हमारी इन्वेस्टमेंट है, यानी ये जो 1 रुपया था ये है हमारा 8 लाख। ये हमारा निकल के आया है। ठीक है, तो बेसिकली हमने ये देखा कि अगर मुझे डिबेंचर्स को रिडीम करना है और हर साल अगर मैं 1-1 रुपया की इंस्टॉलमेंट निकालती हूँ सरप्लस से, आखिर में मेरे पास कितना पैसा अरेंज हो जाएगा। ओके, और यहाँ हमने देखा इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करके कि अगर मैं हर साल 1 की बजाय 8-8 रुपये की इंस्टॉलमेंट निकालती हूँ तो आखिर में मेरे पास कितने रुपए इकट्ठे हो जाएंगे? 34,48,100 रुपये। ये कैलकुलेशन हमने की है। सो हमने देखा 1 रुपया हमने पहले साल लिया, 1 रुपया अगले साल लिया, इस 1 रुपये का इंटरेस्ट लिया, इतना आ गया। ठीक है, प्लस ये 1 रुपया,
तो टोटल पैसा हमारे पास कितना होगा, 1 + 1 2 और प्लस इंटरेस्ट। नेक्स्ट ईयर 1 + 1 2 + 1 3 प्लस ये जो इन्वेस्टेड अमाउंट है इसका इंटरेस्ट। ठीक है, ओके। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन आपका वैसे ही निकलेगा जैसे आपका लास्ट मैंने आपको बताया है। सेम जर्नलिटीज रहेंगी आपकी, सेम वही। फर्स्ट ईयर में आपको फर्स्ट इन्वेस्टमेंट करनी है, सेकेंड ईयर में आपको इंटरेस्ट लेना है, सिंकिंग फंड में डालना है, सेकेंड ईयर की इंस्टॉलमेंट सरप्लस से सिंकिंग फंड में डालनी है, फिर इन्वेस्ट करना है। थर्ड ईयर में फिर से आपको इंटरेस्ट रिसीव करना है, सिंकिंग फंड में डालना है, सरप्लस से सिंकिंग फंड में डालना है, फिर से इन्वेस्ट करना है। फाइनल ईयर में आके आपको सबसे पहले पिछले 3 सालों का इंटरेस्ट लेना है, उसे सिंकिंग फंड अकाउंट में डालना है, उस साल की इंस्टॉलमेंट सिंकिंग फंड अकाउंट में डालनी है। सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट में जो भी पैसा आपने अभी तक इन्वेस्ट कर रखा है पिछले 3 सालों में, उसे बेचना है और फिर आपको सिर्फ डिबेंचर्स को रिडीम करना है और जनरल रिजर्व में बैलेंस को ट्रांसफर कर देना है। तो ये आपकी सारी की सारी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगी, बिल्कुल सेम है, इसलिए मैं आपको दोबारा से नहीं बता रही हूँ। बस ये जो थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ थी कैलकुलेशन की, ये आपको बताई है। नाउ इलस्ट्रेशन 9 की तरफ हम बढ़ते हैं। लास्ट इलस्ट्रेशन है आई गेस ये इस टॉपिक का। ओके, सो इस इलस्ट्रेशन में आपको कह रहा है कि 1 अप्रैल 2006 को त्रिवेदी लिमिटेड ने 12% डिबेंचर 2 लाख रुपए के इशू करे हैं। किस कंडीशन पे, कि ये आपको 4 साल बाद रिडीम करने हैं। यहाँ प्रीमियम का पॉइंट आ गया कि आप एट ए प्रीमियम इसको रिडीम करने हो 5%। ओके, सो जो टोटल अमाउंट की आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी वो आपको ज़्यादा पड़ेगी इस बार। इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू सेटअप ए सिंकिंग फंड। ओके, सिंकिंग फंड टेबल शोज दैट इतना इन्वेस्टेड इन 4% सिक्योरिटीज विल अमाउंट टू 1 in 4 years। कि अगर आपको 1 रुपए की जरूरत है डिबेंचर्स को रिडीम करने के लिए तो हर साल इतना इतना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो अगर आपको टोटल जितना भी बनता है उसे रिडीम, जैसे मान लो 2 लाख है और इसके ऊपर 5% का प्रीमियम है, तो आपको टोटल 2,10,000 रुपए की जरूरत पड़ेगी। अगर मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत पड़नी है तो मुझे हर साल 0.235490 निकालना पड़ेगा सरप्लस से। तो अगर मुझे 2,10,000 रुपए की जरूरत पड़नी है तो मुझे कितना निकालना पड़ेगा हर साल, 2,10,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.235490, इतना हर साल ये इंस्टॉलमेंट बनेगी मेरी। नाउ इन्वेस्टमेंट वर मेड इन मल्टीपल्स ऑफ 100 ओनली। सो हम 100 की मल्टीपल में लेंगे, आपका पॉइंट में कुछ भी आता रहे 100 की मल्टीपल में लेंगे। 31 March 2010 को द बैलेंस एट द बैंक वॉज 60,000 और राइट बिफोर रिसीट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ऑन दैट डेट इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड फॉर 1,56,000। तो आपको ऑलरेडी बता रखा है कि आपने इन्वेस्टमेंट को कितने रुपए में सेल किया है। यहाँ हमारा प्रॉफिट एंड लॉस निकल सकता है। द डिबेंचर्स वर पेड ऑफ एज पर द टर्म्स ऑफ इशू। वेरी गुड, चलो जनरल एंट्रीज हमारी स्टार्ट करते हैं। ओके, इशू से सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सो हम 2006 से स्टार्ट कर रहे हैं, April 1 इशू करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट आपने इशू करे हैं और इशू एट पार है, पर आप रिडीम एट प्रीमियम करने वाले हो। तो एट पार तो 2 रुपये में ही इशू करे हैं आपने। एट प्रीमियम रिडीम का मतलब है लॉस है आपका, लॉस ऑन इशू। सो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट लॉस ऑन, आई होप आपको याद है ये लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर का पॉइंट। अगर नहीं है तो आप इसको थोड़ा सा रिवाइज कर सकते हो। 2% डिबेंचर्स अकाउंट एंड ये लाइबिलिटी भी है, तो 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ओके, सो 2 लाख एप्लीकेशन अलॉटमेंट के टाइम पे रिसीव हुए। फेस वैल्यू डिबेंचर्स की है 2 लाख। 10,000 रुपये का प्रीमियम आप पे करोगे तो 10,000 रुपये का आपका लॉस हो गया। ठीक है, नाउ स्टार्ट करते हैं हम। 31 मार्च को हमारी फर्स्ट जो है इंस्टॉलमेंट हम सिंकिंग फंड में डालेंगे और इन्वेस्ट करेंगे। सो 2007 31 मार्च 2007 इसलिए लिया है क्योंकि हमारा फर्स्ट साल है 2006 April 1 टू
2007 मार्च 31। ओके, सो सबसे पहले हम डालते हैं सरप्लस अकाउंट टू सिंकिंग। कितने अमाउंट इन्वेस्ट कर हर साल? मैं 2 लाख को, सॉरी 2,10,000 को इससे मल्टीप्लाई करूंगी। सो हमें 100 के उसमें लेना है, मल्टीपल में, ठीक है। तो ये मेरा आएगा, जस्ट अ मिनट, ओके। सो ये आएगा 49,452.9, और क्योंकि हमें 100 की मल्टीपल में लेना है तो हम इसको कर देंगे, राउंड ऑफ कर देंगे, तो ये आ जाएगा मेरा 49,453, ठीक है। सो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमारी इतनी होने वाली है, मतलब सारी इंस्टॉलमेंट हमारी इतनी होने वाली है बेसिकली। लास्ट में हम देखेंगे कि हमें कितने की ज़रूरत पड़ेगी, उतनी ही करेंगे। तो ये हो गया आपका, सिंकिंग फंड में डाल दिया हमने 49,000। अच्छा, ये तो हमने राउंड ऑफ कर लिया, लेकिन एक चीज़ है, इन्वेस्टमेंट के टाइम पे ये 100 का मल्टीपल है ना, ये इन्वेस्टमेंट के टाइम की शर्त है। कहाँ गया, ये रहा, इन्वेस्टमेंट्स वर मेड इन मल्टीपल्स ऑफ 100। तो यहाँ हमने राउंड ऑफ तो करना पड़ेगा, क्योंकि 0.9 पॉइंट में हम नहीं लेंगे, यहाँ राउंड ऑफ करेंगे, और इन्वेस्टमेंट के टाइम हम इसका 100 का मल्टीपल लेंगे। तो 100 का मल्टीपल जो भी क्लोजेस्ट आएगा इसका वो लेंगे। सो 453 इसके लास्ट में है, ठीक है। इसका क्लोजेस्ट जो हम लेते हैं, या तो हम इसको 400 ले सकते हैं या हम इसको 500 ले सकते हैं। तो इन दोनों में से जो इसका क्लोजेस्ट है वो है 500, तो हम 500 लेंगे, ठीक है। यानी जब हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, सो सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट। यहाँ इन्वेस्टमेंट करते वक्त हम 49,453 की इन्वेस्टमेंट ना करके 49,500 की इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि हमें 100 के मल्टीपल में इन्वेस्टमेंट करनी है, हमें बोल रखा है। ओके, सो नेक्स्ट ईयर में 31 मार्च को आ जाते हैं हम। सो 2008 31 मार्च हमें क्या क्या कर रहे हैं? सबसे पहले हमें इसका इंटरेस्ट लेना है, उसे सिंकिंग फंड में डालना है, इस साल की इंस्टॉलमेंट सिंकिंग फंड में डालनी है, दोनों को इन्वेस्ट करना है, ठीक है। सो इसका इंटरेस्ट ले लेते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इसका 4% इंटरेस्ट है, इसका इन्वेस्टेड अमाउंट का, जो आएगा आपका 1980, ठीक है। अब इस तो हम सिंकिंग फंड अकाउंट ट्रांसफर करेंगे। सो 1980 सेकेंड काम हमें करना है, इस साल इंस्टॉलमेंट सिंकिंग फंड में डालनी है सरप्लस से। सो सरप्लस अकाउंट डेबिट होगी, वो उतनी होगी जितना अपने डिसाइडेड है, उसमें कोई 100 का मल्टीपल नहीं है, राउंड ऑफ करना है बस। तो 49,453 इतनी ही हम इन्वेस्ट करेंगे, सॉरी सिंकिंग फंड में डालेंगे, इन्वेस्ट नहीं करेंगे। 49,453 49,453 अब मैं इस साल दोबारा इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट का होता है सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। पैसा जाएगा, कितनी इन्वेस्टमेंट करेंगे, जितनी सिंकिंग फंड में डाली उस वो इन्वेस्टमेंट तो करेंगे ही, बाकी जो पिछली इन्वेस्टमेंट पे हमें 1 साल का इंटरेस्ट मिला है वो भी इन्वेस्ट कर देंगे, ताकि अगले साल जब मुझे इंटरेस्ट मिले तो ज़्यादा इंटरेस्ट मिले, ठीक है। अगली बार मुझे किस अमाउंट पे इंटरेस्ट मिलेगा, पहले साल जो इन्वेस्टमेंट करी उस पर, प्लस दूसरे साल जो इन्वेस्टमेंट करी उस पर, प्लस पहले साल के इंटरेस्ट पे, इन तीनों अमाउंट के ऊपर मुझे इस साल इंटरेस्ट मिलेगा, तीसरे साल। ओके, सो सारी इन दोनों को मैं जोड़ देती हूँ। तो पहले से ही इन्वेस्टेड है, तो इसको दोबारा थोड़ी इन्वेस्ट करेंगे, ये दोनों इन्वेस्ट करेंगे। इन दोनों को मैंने जोड़ दिया, ये आ गया। इन दोनों को जब मैं जोड़ती हूँ तो मेरा आता है 51,433, इतना आता है। अब फिर से 100 का मल्टीपल लेना है, ठीक है। सो इसको या तो मैं 400 ले सकती हूँ या फिर इसको मैं 500 ले सकती हूँ। किसके ज़्यादा नज़दीक है ये? 433 400 के ज़्यादा नज़दीक है या 500 के? 400 के, तो मैं 400 लूँगी। सो इस साल की इन्वेस्टमेंट हो गई 51,400।
इतनी इन्वेस्टमेंट हो गई। वेरी गुड। नेक्स्ट में जाते हैं 2009 31 मार्च। सबसे पहले टोटल जो पिछली इन्वेस्टमेंट्स हैं जितनी भी, सब पे इंटरेस्ट लेना है, क्योंकि जो पहले साल मैंने इन्वेस्ट किया था वो भी मेरा पैसा यूज़ हो रहा है, जहाँ भी इन्वेस्ट किया था। सेकेंड ईयर जो इन्वेस्ट किया वो भी यूज़ हो रहा है, तो मुझे जो इंटरेस्ट मिलेगा दोनों पे ही मिलेगा। सारा पैसा जितना भी मेरा इन्वेस्टेड है अब तक, कितना पैसा इन्वेस्टेड है मेरा टोटल, ये प्लस 49,500, दोनों का टोटल हो जाता है आपका 1,09,000। इतना मेरा पैसा अभी तक इन्वेस्टेड है, इस पे इंटरेस्ट मिलेगा मुझे। तो इस साल का इंटरेस्ट मैं रिसीव कर लेती हूँ, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ओके, 4% इंटरेस्ट, इसका 4% अगर मैं निकालती हूँ तो ये आएगा 4036। तीसरे साल मुझे इंटरेस्ट मिल गया पिछले दोनों साल की सारी इन्वेस्टमेंट का। ठीक, अब इस इंटरेस्ट को सिंकिंग फंड में डाल देते हैं। ओके, इस साल की इंस्टॉलमेंट कितनी इंस्टॉलमेंट थी हमारी, पहले तो ये देख लो कि रिडीम कब होने हैं। इंस्टॉलमेंट 2010 में करने हैं। ओके, तो अभी तो नेक्स्ट करने हैं, तो हमारी इंस्टॉलमेंट थी वही 49,453। अब हम करते हैं इन्वेस्टमेंट। सो सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितनी इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये तो इन्वेस्ट होगी ही होगी, प्लस इंटरेस्ट जो मिला है वो भी इन्वेस्ट होगा। दोनों का अगर मैं टोटल करती हूँ तो ये आता है मेरा 53,489। अब इसको मैं या तो 500 ले सकती हूँ या 400 ले सकती हूँ। किसके के या 500 के, ये 489 500 के, तो 500 लेते हैं। सो 53,500 इतना इन्वेस्ट करते हैं। थोड़ा पैसा डालते हैं अपनी तरफ से, क्या हो गया। ओके, सो इतना मैंने इन्वेस्ट कर दिया, का सब कुछ हो गया। अब एक चीज साथ साथ कैलकुलेट कर लो, टोटल कितना पैसा आपका इन्वेस्टेड है। पिछले सालों का 1,09,000 रुपये इन्वेस्टेड है। इस साल मैंने और 53,500 रुपये इन्वेस्ट कर दिया, प्लस 53,500, इतना मेरा इन्वेस्टेड है इन दोनों का टोटल। ठीक है, इन दोनों का टोटल का मतलब है इतना 1,54,400, इतना मेरा इन्वेस्ट हो चुका है। ओके, सो यानी नेक्स्ट ईयर जो मेरे को इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा इसके ऊपर। इसमें आते हम जब डिबेंचर्स को रिडीम करने वाले हैं, ये ध्यान रखने वाली बात है, इस साल हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। सो सबसे पहले हम रिसीव कर बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। कितना इंटरेस्ट लेगा इसका 4%, तो इसका 4% आएगा हमारा 6,176। इतना इंटरेस्ट मुझे मिल गया। अब इस इंटरेस्ट को सिंकिंग फंड में डालना है। सो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट 6176। अब इस साल की इंस्टॉलमेंट सरप्लस से डालनी है। सो सरप्लस अकाउंट डेबिट, अब ये इंस्टॉलमेंट हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। जितना पैसा हमें रिडम्पशन के लिए चाहिए उतना ही हम लास्ट में सरप्लस से निकालेंगे, फालतू पैसा हम नहीं निकालते। ठीक है, कितना चाहिए हमें इस रिडीम करने के लिए। अब हमें यहाँ कैलकुलेट करना है कि सिंकिंग फंड में मुझे कितनी इंस्टॉलमेंट डालनी है। तो ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन हो जाएगी। अच्छा है हम सिंकिंग फंड अकाउंट ही बना लेते हैं, क्योंकि ये अकाउंट तो आपको साथ की साथ वैसे भी बनाना ही है। सिंकिंग फंड अकाउंट से सब क्लियर हो जाएगा। सिंकिंग फंड अकाउंट, ठीक है। सिंकिंग फंड अकाउंट में सबसे पहले पैसा 2007 में 49,453, इतना पैसा हमने सिंकिंग फंड में डाला था। सो हमने सिंकिंग फंड को क्रेडिट किया था, तो आ जाएगा हमारा 2007 मार्च 31।
सरप्लस से डाला था, तो बाई सरप्लस अकाउंट कितना डाला था, 49,453, इतना पैसा हमने डाला था। ठीक है, ओके। इसके बाद हमने क्या किया था जो सिंकिंग फंड से रिलेटेड है, ओ सॉरी गलत लिखा हुआ है, चलो कोई बात नहीं। इसके बाद हमने क्या किया था, इंटरेस्ट डाला था सिंकिंग फंड में, वो नेक्स्ट ईयर डाला था ना, तो इस साल का हमें बंद कर बैलेंस, तो ये हो जाएगा 2007 मार्च 31 टू बैलेंस CD 49,453, खत्म। नेक्स्ट ईयर आ जाते हैं 2007 अप्रैल, ओपनिंग बैलेंस बाई सॉरी बैलेंस BD, स्टार्टिंग ईयर की स्टार्टिंग है ये, 49,453, इतना बैलेंस था हमारा। फिर हमने क्या किया था, 2008 में 31 मार्च को इंटरेस्ट हमने सिंकिंग फंड में डाला था। ओके, सो इस ईयर के एंड में, इस ईयर का एंड होगा हमारा 2008 में मार्च 31, हमने क्या किया था, इंटरेस्ट अकाउंट में से पैसा डाला था, तो बाय इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट कितना पैसा डाला था, इंटरेस्ट का 1980, राइट, टोटल हो गया था हमारा 100,886, दोनों का टोटल। सो 2008 मार्च 31 ईयर एंड में मेरे पास बैलेंस बच गया 1,0886 रुपीज़। ओके, अब चलते हैं कि स्टार्टिंग में नेक्स्ट, तो 2008 अप्रैल 1 नेक्स्ट ईयर की स्टार्टिंग है, बाय बैलेंस BD कितना है 1,0886। इसके बाद हमने क्या किया था, 2009 को हमने फिर से इंटरेस्ट दिया था। ओके, साल के आखिर में, ईयर के लास्ट में, यानी 2009 मार्च 31, ये एक ही अकाउंटिंग ईयर है, यहाँ स्टार्ट एंड होता है, बाय इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, सेकंड इंटरेस्ट रिसीव किया था और सिंकिंग फंड में डाला था, और ये इंटरेस्ट था आपका 4,036 रुपीज़। ओके, इसके अलावा भी किया था हमने 2009 में, ओब्वियसली किया था, अकाउंट किया था। सो मार्च 31 को ही हमने सरप्लस अकाउंट वाली इंस्टॉलमेंट भी डाली थी, तो बाय सरप्लस कितनी डाली थी, वही 49,453। ओके, टोटल हो गया 1,54,375। गुड। सो 2009 एंड द ईयर मार्च 31 हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस है, कैरी फॉरवर्ड करना है हमें 1,54,375 रुपीज़ का। ओके, सो नेक्स्ट ईयर चलते हैं हम, ओपनिंग फर्स्ट डे को क्या बैलेंस है हमारे पास, तो बैलेंस हमारे पास 1,54,375। इस साल हमने क्या किया है, 2009 अप्रैल से 31 मार्च 2010 क्या किया है, सबसे पहले हमने इंटरेस्ट डाला है सिंकिंग फंड में। ओके, सो मार्च 31 इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, कितना इंटरेस्ट था 6176, इतना इंटरेस्ट था। ठीक है, इसी साल हमें क्या करना है, सरप्लस अकाउंट से इंस्टॉलमेंट डालनी है, पर बात यह है कि यही चीज हमें निकालनी है, कितनी डालनी है। ठीक है, और क्या क्या हो रहा है इस साल देखो, 1,56,000 में आपने इन्वेस्टमेंट बेची है, पहले से ही बता दिया कितने में बेची है, इन्वेस्टमेंट भी कितनी है 1,54,400 की इन्वेस्टमेंट हम कर चुके हैं। लास्ट ईयर में तो कोई इन्वेस्टमेंट करनी ही नहीं है, तो यानी आपने किस इन्वेस्टमेंट को बेचा है 1,56,000 में, इस इन्वेस्टमेंट को।
और याद है प्रॉफिट या लॉस आता है अगर सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट पे, तो दोनों को हम सिंकिंग फंड में ट्रांसफर करते हैं। और अगर प्रॉफिट हो रहा है आपका तो उसकी जनरल एंट्री क्या बनती थी प्रॉफिट को ट्रांसफर करने की सिंकिंग फंड में? सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड, ये एंट्री बनेगी। हम निकाल सकते हैं कितना प्रॉफिट हो रहा है। अगर 154,400 की इन्वेस्टमेंट आप 1,56,000 में बेचते हो, सो आपको जो यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है कितना हो रहा है? 1,600 रुपीज का, आई गेस, राइट। सो इस 1,600 रुपीज के प्रॉफिट को भी आपने सिंकिंग फंड में डाल दिया मार्च 31 को, तो इसकी एंट्री भी करनी पड़ेगी हमें। मार्च 31 सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट से 1,600, क्लियर। और क्या करते हैं हम, आपने जब इन्वेस्टमेंट बेची होगी उसकी एंट्री भी डाल देते हैं ना, पैसा आया होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, कितने बेची है? 1,56,000, ठीक है। क्या होगा, सिंकिंग का जो भी बैलेंस आया है आपका, इसको दो जगह बांटा होगा, कैपिटल रिजर्व में और जनरल रिजर्व। ये जो है ये कैपिटल प्रॉफिट, राइट। तो आपने सिंकिंग फंड अकाउंट को डेबिट किया होगा 10 मार्च 31 है ना, ये मार्च 31 सिंकिंग फंड को डेबिट किया है, दोनों को क्रेडिट किया है। डेबिट साइड पे कैपिटल रिजर्व के नाम पे जाएंगे 1,600, जनरल रिजर्व के नाम पे कितने जाने चाहिए? आपको कितने की रिक्वायरमेंट थी वेंचर्स रिडीम करने के लिए? 2,10,000 रुपए की, राइट। अब ये निकल जाएगा कि इस साल सरप्लस अकाउंट से कितना बैलेंस मुझे निकालना है, प्लस करो, इसमें से इन तीनों को माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा 49,449। इट मीन्स मुझे टोटल रुपया जितना भी चाहिए, वैसे तो रिडीम करने के लिए 2,10,000 चाहिए, ये चाहिए हमें, जो मुझे टोटल पैसा जितना भी चाहिए उसके लिए अगर मैं इतना इस साल लास्ट साल में जो मेरे को इंस्टॉलमेंट निकालनी है सरप्लस से, वो इतनी निकाल लूंगी तो मेरा काम चलेगा। इससे एक भी रुपया ज्यादा हम नहीं निकालेंगे, ठीक है। तो लास्ट है यहाँ पे वो जाएगी 49,449, और ये हो गया आपका क्वेश्चन सोल्व। हर चीज यहाँ पे कर चुके हैं। तो सरप्लस इसके अंदर सिंकिंग फंड अकाउंट में टोटल अमाउंट जो आपकी यहाँ पे इकट्ठी होगी वो होगी, इसकी तो है 1,600, जनरल रिजर्व की 2,10,000 जो आपको चाहिए थे, वैसे भी रिडम्पशन के जो आपने लिए ही होंगे सिंकिंग फंड अकाउंट में डाले होंगे 2,10,000, और कैपिटल प्रॉफिट के नाम के भी सिंकिंग फंड 1,600 रुपये आ गए, ये दोनों आ गए, तो टोटल आपका जो बैलेंस बच गया वो आ गया 2,11,600 रुपीज सिंकिंग फंड में। सो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर लोगे। ओके, सो ये हो गया हमारा सिंकिंग फंड वाला टॉपिक कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक जो हम करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर वो होगा इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड। तो थैंक यू सो मच, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।